हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वी विल बी कवरिंग 9 हिडन मार्केट लीडर्स एंड द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज कि हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम लोग इन कंपनीज का मार्केट शेयर हमने कैसे निकाला वो भी हम जानेंगे एंड साथ साथ एक रिटेल इन्वेस्टर इनका मार्केट शेयर कैसे निकाल सकता है वो भी हम देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मार्केट लीडर्स को देखने में क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि एक कैपिटल रिटर्न्स करके बुक है, उसका एक हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। Just before starting the video, I'll be doing this video with Neil, and Neil is also one of the fellow SOIC team members. So do mention welcome Neil in the comment section. And इस वीडियो से जो आपकी की लर्निंग्स होगी वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Now before starting, पहली चीज़ हम बात करते हैं, कैपिटल रिटर्न्स एक बुक है जो एडवर्ड चांसलर ने लिखी है एंड जो मैराथन एसेट मैनेजमेंट करके कंपनी है उनकी कैपिटल साइकिल्स की एक फिलॉसफी है। तो कैपिटल साइकिल्स की क्या फिलॉसफी रहती है कि जब कोई सेक्टर बहुत ओवर हीटेड हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी आता है, एंड जब बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी आता है तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है दे स्टार्ट अर्निंग रिटर्न ऑन कैपिटल दैट इज बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है सप्लाई साइड के ऊपर। देन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे इग्नोर्ड सेक्टर हो जाता है, देन ऑल ऑफ अ सडन द कैपिटल स्टार्ट्स मूविंग आउट एंड जो रिमेनिंग कंपनीज होती है दे स्टार्ट अर्निंग हायर मनी अगेन। सो दिस इज द लॉ ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में कुछ ऐसा ही चलता है। तो अगर हम बिजनेसेस के अंदर देखें तो ये चीज़ कहाँ पे रुक सकती है, डैट इज़ जब कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत हाई हो। अगर कोई आप ऐसी कंपनी पढ़ लें जहाँ पे 50, 60, 70% मार्केट शेयर है बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल प्राउवेस या कोई कंपेटिटिव एडवांटेज हो, तो वहाँ पे एक सप्लाई साइड डोमिनेंस बन जाती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो आइडिया ऑफ टुडेज वीडियो इज़ टू फोकस ऑन बिजनेसेस जहाँ पे सप्लाई साइड डोमिनेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट बन गया एंड हाउ टू फिल्टर देम वो भी हम थ्रू आउट द वीडियो सीखेंगे। सो विद दिस, जब हम फर्स्ट बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट बिजनेस आता है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के अंदर से। तो इंडिया का अगर आज आप स्टेनलेस स्टील का पर एनम प्रोडक्शन देखते हैं तो 6.8 मिलियन टन्स पर एनम है। एंड स्टेनलेस स्टील के अंदर लॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम जिस बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हैं इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी आज 3 मिलियन टन्स पर एनम का है। तो इनका एक 2.2 मिलियन टन्स पर एनम का प्लांट ओडिशा के अंदर है एंड 0.8 मिलियन टन्स का पर एनम का प्लांट इनका एक हिसार हरियाणा के अंदर है। तो ये कंपनी जो है, ये जो स्टेनलेस स्टील बनाती है, ये सीरीज़ 200, 300 एंड 400 का बनाती है। तो सीरीज़ 200, 300, 400 एक 3 सीरीज़ होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। सीरीज़ 200 जो आपके कुकवेयर होती है उसके अंदर यूज़ होती है, मेरा सीरीज़ 300 एंड 400 आपका जो आर्ट नाम की एक चीज़ है उसके अंदर यूज़ होती है। दैट इज़ ऑटोमोबाइल हो गया, रेलवे हो गया, जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज़ है अदर उनके अंदर यूज़ होती है। साथ साथ अगर आप स्टेनलेस स्टील का यूसेज देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है वो स्टेनलेस स्टील का बढ़ा है पिछले 31 ईयर्स के अंदर। जो 1980 से अगर आप 2024 तक देखेंगे तो लास्ट 34 ईयर्स में स्टेनलेस स्टील का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 5.4 टू 5.5% CAGR पर एनम पे बढ़ रहा है। सेकेंड पे एल्यूमिनियम आता है। तो स्टेनलेस स्टील और क्रूड स्टील के अंदर क्या फ़र्क रहता है कि क्रूड स्टील के मैन्युफैक्चरर्स आर कंपनीज एक JSW स्टील या टाटा स्टील हो गए। वे स्टेनलेस स्टील जिस कंपनी की हम डिस्कशन कर रहे हैं, द नेम ऑफ द कंपनी इज जिंदल स्टेनलेस। तो यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट 55% मार्केट शेयर है इन फ्लैट प्रोडक्ट्स एंड कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे 15 टू 20% पर एनम के आसपास ग्रोथ आ रही है, क्योंकि चाहे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, तो जब ये इंडस्ट्रीज अच्छा करती हैं तो स्टेनलेस स्टील की भी कंजम्पशन अच्छा करती है। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट्स लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इनका बहुत यूसेज है। तो स्टेनलेस स्टील को टिपिकली हम कन्वर्टर कंपनीज कहते हैं बिकॉज दे आर एबल टू अर्न अ फिक्स्ड EBITDA पर टन। अगर आप EBITDA पर टन 19 टू 21,000 के बीच में कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होती। पर गवर्नमेंट ने जब एक्सपोर्ट बैन लगाया था तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सारी मेटल कंपनीज को। पर अगर आपका EBITDA पर टन फिक्स रहता है तो माने आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा फिक्स रहते हैं, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल नहीं होते। तो इस कंपनी का मर्जर भी हुआ था जिंदल हिसार के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस दैट वी डिस्कस एंड इस बिजनेस का क्रेडिट रेटिंग बढ़ के यू कैन फाइंड आउट द मार्केट शेयर। देन साथ साथ आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ेंगे कि सीरीज़ 300 एंड 400 के इंडिया में इतने प्रोड्यूसर्स नहीं है एंड सीरीज़ 200 के MSME प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सीरीज़ 300 और 400 बनाना मुश्किल है। तो अगर सीरीज़ 300 एंड 400 का मार्केट शेयर बढ़ते जाएगा तो या फिर इनके रेवेन्यू में मिक्स बढ़ते जाएगा तो EBITDA पर टन शुड स्टार्ट बिकमिंग इवन मोर नॉन वॉलेटाइल। सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया दैट वी डिस्कस। तो अब हम सेकंड हिडन मार्केट लीडर की तरफ आते हैं, जो भी अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग इनसाइट है। तो पहले हमने इस बिजनेस को ढूंढा कैसे, तो ट्रेंडलाइन नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे हमने इस बिजनेस का नाम डाला और वहाँ पे हमने इनकी एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट पढ़ी जहाँ से हमें बहुत आइडियाज़ मिले। तो सेकंड बिजनेस का जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये बिजनेस जो हाई स्पीड गेयर्स होते हैं, जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होते हैं, पावर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं,
तो हाई स्पीड गियर्स एक बहुत नीश मार्केट है जो इंडिया में क्लोज टू 250 करोड़ के आसपास की मार्केट है। तो जब हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने लफकिंस नाम की एक एमएनसी है जो वर्ल्ड में मार्केट लीडर है हाई स्पीड गियर्स में, उसके साथ टाई अप करा था फॉर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। पर उस टाई अप पे एक क्लॉज क्या था कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ से बिकॉज यू एंड अप कम्पीटिंग विद अस। बट इस कंपनी ने क्या करा 2023 में उस टाई अप को रिन्यू नहीं करा एंड नाउ दे हैव द इंटायर वर्ल्ड मार्केट एंड इंटायर वर्ल्ड मार्केट का जो मार्केट साइज है दैट इज क्लोज टू 5000 करोड़ के आसपास। सो नेम ऑफ द कंपनी इज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं आज। एक तो इनका बिजनेस है शुगर का बिजनेस है जो बिकॉज दिस इज अ यूपी बेस्ड शुगर प्रोड्यूसर, पर शुगर से फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके इन्होंने एक डिस्टिलरी का भी बिजनेस लगाया। बट ये तो थोड़े कमोडिटी पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है, बट दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज आता है, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर इनका इस पार्ट ये जो हाई स्पीड गियर्स का बिजनेस है इसके अंदर आता है। फिर साथ साथ इस टाइम पे डिफेंस के लिए भी ये गियर्स बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। मैसूर के अंदर इनका केपेक्स हो रहा है बहुत बड़ा। एंड थर्ड एक वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिजनेस है जहाँ पे लाइक ONM कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसा कमा रहे हैं। तो इस कंपनी का जो हाई स्पीड गियर्स का बिजनेस है आज इंडिया के अंदर अगर 250 करोड़ की मार्केट है तो इनके पास 70 to 75% मार्केट शेयर है। एंड ऑल्सो इनका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट इज हाफ दैट ऑफ MNCs जो ग्लोबली इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो ROC एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का कितना है, तो क्लोज टू 40 to 50% कंपनी ROC कमाती है इन द पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। तो माने पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ज़्यादा है। एंड एंड यूजर्स आर लाइक केमिकल एंड फर्टिलाइजर, शुगर, मरीन, रबर एंड प्लास्टिक, सीमेंट एंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज। तो इस टाइम पे कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है कि इस टाइम पे कंपनी का ये बिजनेस इज नॉट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज। तो सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज नहीं है, बट इनका इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत चल रहा है। तो अगर 34% EBIT मार्जिन है आपका एंड अगर आप 500 करोड़ तक की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं तो माने 170 to 180 करोड़ तक इस बिजनेस का EBIT हो सकता है। आज ये बिजनेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो बिकॉज ऑफ शुगर एंड डिस्टिलरी बिजनेस एज वेल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का रेवेन्यू या EBIT में मिक्स बढ़ते जाता है तो इट कैन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। बट सप्लाई साइड पे डोमिनेंस है which reflects in 34% EBIT margins which no one else in the gear industry is earning right now। एंड यहाँ पे केपेक्स भी इनका काफ़ी सारा अनाउंस्ड है क्योंकि ग्रीन फील्ड प्लांट इनका जो हाई स्पीड गियर्स के लिए आ रहा है एंड 100 करोड़ का केपेक्स इनका डिफेंस प्लांट के लिए भी इस टाइम पे आ रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट वी आर ऑल्सो स्टडिंग। सो विद दिस जो थर्ड कंपनी की जब हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी डिस्कस्ड बाय नील। सो हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है PDS लिमिटेड। सो PDS लिमिटेड अब करता क्या है, दे आर वन ऑफ अ काइंड वो फैशन प्लेटफॉर्म विद दे आर नो कॉम्पिटिशन ग्लोबली और डोमेस्टिकली। सो दे प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज अक्रॉस द फैशन अपैरल लाइफ चेन टू ग्लोबल रिटेलर्स। तो वो करता क्या है, लाइक दे हैव 4 मेन डिविजन्स लाइक डिजाइन लेड सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग एज अ सर्विस एंड कंप्लीट एंड टू एंड ब्रांड मैनेजमेंट। So like for design-led sourcing, they have a network of factories in Bangladesh, India, and across the globe, emerging economies, and they provide design services to global retailers. They have also in-house manufacturing setup in Bangladesh to have a foot in the door to enter global retailers. And another service which is an interesting, most profitable division is sourcing as a service, in which they make 18 to 20% PBT margins, in which the retailer completely outsources their office functions entirely to PDS. And एक नया division they have started is complete end-to-end brand management with an example of Ted Baker, which they have recently won the deal. So अगर हम normally textile players की बात करें तो like they have very high customer consultation risk. So like anywhere between 5 customers constitute around 80% of the overall business. लेकिन PDS के केस में top 10 customers constitute less than 7% of the overall business. सो इनका रेवेन्यूज़ अगर हम देखें तो आता है 45% UK से, 26% यूरोप से एंड रेस्ट 15% नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 3%. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देयर बिजनेस मॉडल इज लाइक दे ऑन बोर्ड अ न्यू एंटरप्रेन्योर, लाइक एक अगर दे हैव टू एंटर या न्यू जोग्राफी या न्यू स्पेस उनको एंटर करना है, सो दे ऑन बोर्ड अ न्यू एंटरप्रेन्योर विद एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड.
they give them equity stake anywhere ranging from 20 to 40%. And जो भी back end support है, like finance and compliance and legal issues, PDS supports them with that. And if we see the example of such platform business model of onboarding entrepreneurs, we can see like how Anuj Banek has led Pocium with, which constitutes around 25% equity stake. And then we have Sunny Malhotra, which is earning like around $150 million business with 3% margin with 25% equity stake. So these top 10 verticals constitute around 75% of the overall revenues for PDS. And normally textile players may like you will see a very low ROC business because it is very asset intensive. But PDS के case में अगर हम देखें तो like in sourcing business, the capital employed is roughly 768 crores and on that they are earning 366 crore of EBIT, which is around 48% ROC. Similarly, manufacturing, which is just recently broken even, they have around 515 crores of capital employed and on that they are earning 30% EBIT on that. And another capital employed is around 430 crores, which is in venture tech investments. And if you look at consolidated basis, the total capital employed is around 700 crores on which they are earning around 430 crores, resulting in ROC of 44%, which is unheard of in textile space given they have an asset-light business model. And going at what are the growth drivers? So they are looking to grow their sourcing as a service business, which is a high margin business. They are looking to like increase the share of that business. And then they have manufacturing setups as well. They are also looking to set a manufacturing bases in Egypt and Bangladesh and India as well. So another level for growth जो है, so जो उनके existing clients हैं जिनके साथ they have like 2 decades relationship, one of the UK retailer, they are looking to increase the wallet share from their existing customers and also of course acquiring new customers as well. Another lever for growth is like category and geography expansion. So right now UK or Europe is one of the major markets. Going ahead, they are targeting North America to form a nice decent part of the overall mix as well. And another way they are growing is by expanding into categories. So right now they are mainly into women's wear, children's wear and men's wear. But going ahead, they are going into home textiles as well. So for this growth levers, they are targeting to double the revenues in next 4 to 5 years. So like अभी हमने बात करी PDS की जिसका supply side dominance है और काफ़ी diversified customer profile है. लेकिन जो next business की हम बात करेंगे वो Sharda Motors, जिसके पास supply side dominance तो है लेकिन customer concentration risk भी काफ़ी ज़्यादा है as Mahindra and Mahindra and Hyundai forms around 70% of their total business. So Sharda Motors has high market share in exhaust systems, which is almost around 30%, and they have 10% market share in suspension systems. But this also comes with the risk of customer concentration. So जो company के लिए next growth driver बन सकता है वो है BS6 norms, because the exhaust system that they provide is higher value addition in nature for BS6 vehicles. And हमने जो market share इसका देखा है वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट एंड वैल्यू पिकर सेट से लिया है. तो जब हम नेक्स्ट बिजनेस का डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट बिजनेस एक्चुअली में इज अ मार्केट लीडर एंड हैज मार्केट डोमिनेंस एंड एक रिसेंट IPO है. तो नेम ऑफ द बिजनेस इज प्रोटियन ई गवर्नेंस सर्विसेज. एंड ये बिजनेस क्या करता है कि इस बिजनेस का अगर आप सिर्फ मार्केट शेयर देखते हैं तो बिजनेस का ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है अटल पेंशन योजना में, बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. तो ये सबकी जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं. जैसे अगर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी आपका अकाउंट है तो इट मीन्स कि 97% मार्केट शेयर इनके पास है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. सो डैट इज समथिंग दैट दिस बिजनेस डज. उसके साथ साथ जो पैन की इशुएंस होती है या फिर पैन का अगर आप कोई डेटा ऑनलाइन फेच कर रहा है तो उसमें भी द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट 64% मार्केट शेयर. तो लीडिंग मार्केट शेयर पैन कार्ड्स के अंदर भी है. देन इन्होंने आज तक ऑलमोस्ट 2500 मिलियन प्लस आधार ऑथेंटिकेशंस करें, 460 मिलियन प्लस पैन कार्ड्स जो बेसिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटली, उन पे काम करें. एंड साथ साथ कंपनी में अगर आप देखते हैं तो ई सिग्नेचर का बिजनेस भी इस टाइम पे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है. तो पैन सर्विसेज का बिजनेस 17% केगर पे ग्रो कर रहा है. पेंशन सर्विसेज के जो न्यू अकाउंट्स हैं 25% केगर पे ग्रो कर रहे हैं. ई सिग्नेचर का बिजनेस 58% केगर पे ग्रो कर रहा है. ई ऑथेंटिकेशन का बिजनेस 24% केगर पे ग्रो कर रहा है. ई KYC का बिजनेस 64% केगर पे ग्रो कर रहा है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज डैट कि कभी भी आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे कहीं पे, या आप चाहे डीमैट हो गया चाहे कुछ हो गया, तो ई KYC नाम की एक चीज़ होती है, डैट इज़ नो योर कस्टमर. तो ई KYC के अंदर इस कंपनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर्स है, क्योंकि पैन कार्ड का डेटा ये कंपनी अपने पास स्टोर करके रखती है और आधार कार्ड की जो ऑथेंटिकेशन होती है उसमें भी ये कंपनी काम करती है. सो बेसिकली इट्स अ प्रॉक्सी टू डिजिटल इंडिया, क्योंकि ONDC में भी इस कंपनी का 5% इक्विटी स्टेक है
एंड ONDC के अंदर कंपनी का पूरा जो ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है दैट इज मेड बाय दिस कंपनी। तो कोई भी ONDC पे ट्रांजैक्शन करता है सो दिस कंपनी अर्न्स पर ट्रांजैक्शन ऑन दैट बेसिस। तो अगर आप कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो रेवेन्यू स्प्लिट के टर्म्स में करंटली 80% इनका जो रेवेन्यू वो ट्रांजैक्शनल और 20% एन्युटी है, और 12% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 88% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट। एंड Q2 FY24 के जब रिजल्ट्स आए थे तो उसमें देखा कि जो टैक्स सर्विसेज है, माने जो टिन या टैन की सर्विस है, दैट इज ऑल्सो द पोर्टल दैट दे कम्प्लीटली मैनेज। तो Q2 FY24 के रिजल्ट में टैक्स सर्विसेज वॉज 59% ऑफ रेवेन्यूज, तो इसमें हमारा पैन कार्ड वाला बिजनेस भी आ गया। पेंशन सर्विसेज वॉज 26%, आइडेंटिटी सर्विसेज वॉज 12%, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम वॉज 1%, एंड अदर एंड न्यू इनिशिएटिव्स वॉज ऑल्सो 1% के आसपास। सो दिस इज वॉट दिस बिजनेस डज। एंड इस कंपनी का जो मार्केट शेयर, अगर आप इनका DRHP पढ़ते तो उसके थ्रू जान सकते थे, एंड इनकी कॉन कॉल भी पढ़ेंगे, और अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो उनके थ्रू आपको इस कंपनी का मार्केट शेयर मिल जाएगा। सो इस कंपनी में इंटरेस्टिंग क्या है कि कंपनी का FY21 में एम्प्लॉई एक्सपेंस 70 करोड़ था, FY24 के H1 के अंदर ऑलमोस्ट 75 to 80 करोड़ का एम्प्लॉई एक्सपेंस इस कंपनी का रहा है। सो डैट मीन्स कि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ बहुत हायर करे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, एंड खर्चा बहुत बढ़ा है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर और एम्प्लॉई एक्सपेंस नहीं बढ़ता एंड इनकम इंक्रीजेस, सो दैट शुड आइडली लीड टू द फिनोमेना ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये तो हमने प्रोटीन ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात करी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिजनेस। तो जब हम नेक्स्ट बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हैं तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर इस कंपनी का 36% मार्केट शेयर है ड्रम क्लोजर्स के अंदर, एंड इसके साथ साथ कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कैफोल्डिंग इन इंडिया है, एंड यहाँ से स्कैफोल्डिंग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं स्पेशली इन USA। तो इस टाइम पे कंपनी और भी इस टाइम पे कंपनी यूरोप के अंदर भी सर्टिफिकेशंस पे इस टाइम पे ट्राई कर रही है कि स्कैफोल्डिंग का इनको यूरोप के अंदर भी सर्टिफिकेशन मिल जाए। एंड साथ साथ इस टाइम पे कंपनी एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क जो आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ हो रहा है उसमें भी 350 करोड़ का केपेक्स कर रही है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड बाय FY24। सो नेम ऑफ द कंपनी इज टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड इस कंपनी की अगर आप क्रेडिट रेटिंग पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए आपको पता लगेंगे। एंड जो स्टील ड्रम का मेन यूसेज है दैट इज इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एंड गैस, पैकेजिंग, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस। फिर जब हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं उनका जो मेन यूसेज है दैट इज इन ऑयल एंड गैस, पावर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। तो एक्चुअली में FY25 हो सकता है इस कंपनी के लिए फ्लैट हो, बट FY26 में क्योंकि इनका एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क्स का भी कैपेसिटी लाइव जा रहा है तो ऑलमोस्ट 300 to 350 करोड़ का जो केपेक्स है वो किक इन करेगा। क्योंकि इस बिजनेस में हिस्टोरिकली क्या चैलेंज रहा है कि इनके पास एक टेक्सटाइल बिजनेस था विच वॉज ऑलवेज लॉस मेकिंग, बट इट यूज टू बी अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं गया तो स्कैफोल्डिंग बिजनेस और ड्रम क्लोजर बिजनेस और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का जो बिजनेस है धीरे धीरे करके ये साइज में बड़ा होते गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस बिकम्स डोमिनेंट तो आज आई थिंक इनका जो P मल्टीपल है वो 18 to 20 टाइम्स के आसपास है। So this is the next business that we discussed, that is Technocraft Industries Limited, which is a world market leader in steel drum closures, and साथ साथ इस बिजनेस का इंडिया के अंदर भी स्कैफोल्डिंग में लीडिंग मार्केट शेयर है, एंड इंडिया से ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओवर टू नील। सो नेक्स्ट बिजनेस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गरवारे हाईटेक, जो लाइक मार्केट लीडर है स्पेशलिटी फिल्म्स में। सो लाइक इंडिया में दे हैव ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर इन श्रिंक फिल्म्स, एंड ग्लोबली दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सन प्रोडक्शन फिल्म प्लांट। और उनको अगर उनकी वैल्यू चेन देखिए सो दे आर लाइक फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्रॉम चिप्स टू फिल्म्स। सो लाइक अगर आप वी लुक एट देयर वैल्यू चेन, दे मैन्युफैक्चर PTA, MEG to make film grade chips, and from that they manufacture base film, shrink film, from which they make SCF and PPF films. Or like ultimately these get sold through distributors and dealers and OEMs. In terms of manufacturing capacity, they have 2 fully integrated manufacturing plants in Aurangabad. और अगर इनके SCF की यूटिलाइजेशन देखें तो ऑलरेडी ये फुली यूटिलाइज है, और एक नई लाइन आ रही है जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट 500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू कर सकते हैं, जो FY25 तक फुली यूटिलाइज हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ डिवीजन दे हैव मेनली 2 डिविजन, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर दे हैव ऑटोमेटिव सोलर कंट्रोल फिल्म्स। सो ये फिल्म्स लाइक गाड़ियों में लगती है टू प्रोटेक्ट the car from the external heat, and then paint protection film, as the name suggests, for the longevity of paint to stay at the car. So for that purpose these films are used, and architectural films has the same purpose, so like to protect the windows from glare and heat. और special industrial product division के अंदर they manufacture shrink film which are used in containers, plastic containers, to label them, and in cups in various forms. And these are also used in electrical and electronics, along with release liners,
which is a film coated with silicone on one side to enhance the properties that are used in various applications such as release liners and release labels. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन का एक थोड़ा सा कमोडिटी पार्ट ऑफ द बिजनेस भी है, जिसके अंदर लाइक दे मेक थर्मल लैमिनेशन, वेरी प्लेन वनीला फिल्म्स एंड मेटलाइज फिल्म्स, जो अब ये अगर बिजनेस की एवोल्यूशन में हम देखें, जो FY17 तक ऑलमोस्ट 52% ये कमोडिटाइज बिजनेस से आता था, और अब ये सिर्फ 11% है, और ये मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. जैसे FY17 में जब कमोडिटी पार्ट ऑफ द बिजनेस वॉज अ मेजर कॉम्पोनेंट, तब पैट एबिटा मार्जिन 9% थे, जो अब बढ़कर 18.7 हो चुके हैं. और ये सारा डेटा हमें मार्केट शेयर के बारे में और द प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमें उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस एंड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से मिला. द नेक्स्ट बिजनेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रोटो पम्प्स. सो लाइक रोटो पम्प्स इज अ ग्लोबल मार्केट लीडर. दे आर अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स and they're absolute market leader from India. India से बस एक और ही player है, that is privately held by MN. So if we divide the whole pump market into 2 divisions, so like एक centrifugal pumps है that is used to mainly for the applications of simple fluids like water. On the other hand, we have positive displacement pumps that is used for more viscous liquids like oil, paints and slurry. Or because like we can see that Roto is dominating this niche by looking at the margins, which has been maintained at 25 to 30% throughout their history for the last 5-7 years as well. And in terms of spares, so अगर centrifugal pumps पे देखें तो like spares का बहुत कम contribution होता है, so it is mostly around 10 to 11%. But in case of positive displacement pumps, spares का contribution almost 50% है, जो लाइक एक अर्निंग्स को थोड़ा सा रेकरिंग बना देता है. सो लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में स्पेस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इट इज़ मोस्टली अराउंड 10 to 11%. बट इन केस ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, स्पेस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50% है, जिसकी वजह से अर्निंग्स रेकरिंग हो जाती है. सो दे आर नॉट एज लंपी एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. एंड रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इनटू मड मोटर पंप्स and they've already got contracts from ONGC and Reliance. This is a complete import substitute product which carries a higher margin as well. एक और एरिया में that they have entered is solar pumps as well, which is mainly meant for exports. And कंपनी का 80% of the business exports से आता है, and domestic only contributes around 20%. And now finally coming to the last business. The last business Indian pharmaceutical market में, तो this is a branded pharma business जो domestic market के अंदर है. तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है अगर आप देखते हैं तो कंपनी इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ओवर लास्ट 5 years. नंबर 4 रैंक इनकी टोटल इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में, और कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड में कंपनी नंबर 1 रैंक करी है काफ़ी सारी कैटेगरीज के अंदर. 15,000 लोगों का फील्ड फोर्स है इनके पास जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एंड 97% इनके जो रेवेन्यूज़ हैं दोज आर डोमेस्टिक इन नेचर. सो नेम ऑफ द कंपनी इज नन अदर देन मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स. एंड मैनकाइंड फार्मा की जब हम डिस्कशन करते हैं तो दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. तो देखिए फार्मा मार्केट में या तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू आर एक्सपोर्टिंग विदाउट अ नेम, जिस आप API या सॉल्ट पे बेच रहे हैं, या तो आप एफर्ट लगा के ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, साथ साथ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आ रहे हैं, फील्ड फोर्स को बढ़ा रहे हैं. तो एक्चुअली में ये सेकंड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, बिकॉज 97% ऑफ द रेवेन्यूज आर डोमेस्टिक इन नेचर. एंड साथ साथ इस कंपनी के ग्रोथ रेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं वर्सेज द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट. द कंपनी हैज़ बीन रिपोर्टिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट लिस्टिंग. तो अगर कुछ ब्रांड्स देखते हैं, आप भी इन ब्रांड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चाहे हेल्थ ओके हो, एक्ने स्टार हो, अनवांटेड 72 हो, प्रेगा न्यूज़ हो, एंड गैसो फास्ट करके ब्रांड हो. काफ़ी सारे इन ब्रांड्स के अंदर कंपनी नंबर 1 to नंबर 2 के बीच के अंदर रैंक करती है. अगर आप इंडियन फार्मा मार्केट देखते हैं, जो टोटल इंडियन फार्मा मार्केट है, उसके अंदर अगर आप ग्रोथ रेट देखते हैं तो 6% के आसपास थी, जो ये इन लोगों का ग्रोथ रेट 7% के आसपास था. वेराज अगर आप 9 month FY24 के अंदर भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 9% ग्रोथ है, जो इंडियन फार्मा मार्केट की 8% ग्रोथ है. एंड कंपनी ने क्रॉनिक थेरेपीज़ के अंदर, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि एक अक्यूट थेरेपी होती है और क्रॉनिक थेरेपी होती है. अक्यूट थेरेपी क्या होती है कि सपोज करते हैं किसी को सर दर्द हो रहा है एंड सर दर्द की गोली खा ली तो उसके बाद वो ठीक हो गए. सो डैट इज़ एग्जाम्पल कि आपने पेन किलर खाया एक नियर टर्म प्रॉब्लम के लिए. क्रॉनिक थेरेपी क्या होती है, सपोज किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है एंड उनको दवाई लगी है, दे हैव टू कीप ईटिंग दैट मेडिसिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो रियल मार्जिन आर मेड बाय कंपनीज इन क्रॉनिक थेरेपीज. अक्यूट थेरेपी में भी मार्जिन बनता है, बट अक्यूट थेरेपी में कॉम्पिटिशन भी होता है. तो कंपनी का क्रॉनिक थेरेपी के अंदर अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं एंड क्रॉनिक थेरेपी की अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं, तो क्रॉनिक थेरेपी के अंदर 9 month FY23 के अंदर कंपनी का जो इस टाइम पे क्रॉनिक शेयर है डैट इज़ 34% के आसपास, एंड क्रॉनिक का जो ग्रोथ रेट कंपनी का रहा है डैट इज़ 10.8% के आसपास. सो अगेन फास्टर देन दी इंडस्ट्री, डैट इज़ इन FY23. एंड FY24 में भी 13% के आसपास
क्रॉनिक थेरेपी का ग्रोथ रेट है एंड मिक्स इनके उसके अंदर 35% के आसपास हो गए। एंड क्रॉनिक थेरेपीज़ के अंदर भी जो सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस है, अगर आप कार्डियोवैस्कुलर में देखते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स वाली होती है, वहाँ पे 17.5% ग्रोथ है, एंटी इन्फेक्टिव में 13.5 है, एंटी डायबिटिक में 13.3% के आसपास की ग्रोथ है। तो मैनकाइंड फार्मा में शुरू से डे वन से जब से IPO आया है तब से लोगों की थीसिस क्या रही है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें मैनकाइंड फार्मा इज एट अ डिस्काउंट टू द लार्जर फार्मा पीयर्स। तो अगर आप डिस्काउंट पे बेचते हैं तो यू गेन मार्केट शेयर, बट व्हाट हैपेंस कि एक बार मार्केट शेयर गेन हो जाए तो यू जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसिंग विच लीड्स टू हायर मार्जिन्स। सो अगेन दिस कैन बी अ वर्चुअल साइकिल जहाँ पे क्रॉनिक थेरेपी का मिक्स बढ़ते जाए एंड ये ब्रांड्स का जो डिस्काउंट एट कीप्स नैरोइंग एंड दे कीप गेनिंग मार्केट शेयर इन दीज कैटेगरीज बिकॉज दे आर सेलिंग एट अ चीपर प्राइस. So this is the last hidden market leader because even though आज market cap almost 50,000 crores के आसपास का है, but domestic pharmaceuticals के अंदर companies trade at FMCG multiples and I think post results इस company का PE multiple वापस 48-49 times के आसपास आ चुका है. So these are the 9 hidden market leaders. With this, we'll go towards the conclusion of the video. So in conclusion of the video, हम लोग ये सीख सकते हैं कि by reading DRHPs, credit rating, annual reports, con calls and investor presentations, कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे मार्केट लीडर्स को फिल्टर कर सकते हैं. तो हमने आपके लिए ऐसे यूनिक 45 to 50 मार्केट लीडर्स हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर फिल्टर करके रखे हुए हैं गूगल शीट के अंदर. एंड इसके साथ साथ हमने ये चीज़ भी सीखी इस वीडियो के अंदर कि अक्रॉस द सेक्टर्स आप कैसे मार्केट लीडर ढूंढ सकते हैं. जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल का दिया, फिर बिगनिंग में हमने एग्जाम्पल लिया जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एक पावर ट्रांसमिशन गेयर्स का बिजनेस है, हाउ दैट इज डूइंग वेल. देन वी ऑल्सो डिस्कस कि टेक्सटाइल्स के अंदर PDS का एक कैसे यूनिक बिजनेस है. एंड वी ऑल्सो कवर्ड कि PPF फिल्म्स के अंदर कैसे गरवारे हाईटेक इस टाइम पे अच्छा काम कर रहे हैं. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द वीडियो कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में जाके यूनिक मार्केट लीडर्स ढूंढ सकते हैं. आपको सबसे यूनिक कौन सा मार्केट लीडर लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इस वीडियो से आपकी क्या की लर्निंग्स थी? ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे करें वो भी आप लोग हमें बताइए. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.